चचा की बीवी कहने लगी, आज मेरा कुछ करो, मुझसे नहीं रहा जाता। फिर मैंने चचा की बीवी की चहक निकल गई। चचा की 2 बीवियां थीं और ये बात पूरे खानदान में एक मुअम्मा बनी हुई थी कि आखिर इतने सुलझे हुए इंसान ने यह कदम क्यों उठाया। मैं जब शहर पहुंचा तो घर के माहौल में एक अजीब सी घटन और खामोशी का एहसास हुआ जिसमें मुझे पहले ही दिन परेशान कर दिया था। चचा की पहली बीवी, जो उम्र में उनके बराबर और शक्लो सूरत में एक आम सी खातून थी, वो बहुत साबिर और शाकिर दिखाई देती थी, लेकिन उनकी आंखों में छिपा दुख साफ पढ़ा जा सकता था, क्योंकि चचा ने जब से दूसरी शादी की थी वो उनके वजूद को ही भूल गए थे। चचा की दूसरी बीवी, जिन्हें मैंने खाला कहना शुरू किया था, वो हुस्न का शाहकार थी और उनकी उम्र मुझसे कुछ ही ज्यादा थी, लेकिन उनके नखरे और शाहाना मिजाज ने पूरे घर को अपने काबू में कर रखा था। मैं जब अपने चचा के पास जॉब लेने गया तो उन्होंने मोटरसाइकिल की चाबी मेरी तरफ उछालते हुए कहा कि बेटा, आज अपनी खाला को शॉपिंग के लिए ले जाओ। मैंने खामोशी से चाबी पकड़ ली और बाहर आ गया, जहां खाला कबले से ही तैयार खड़ी थी। वो बहुत खुश मिजाज और चंचल थी, और जैसे ही वो बाइक पर बैठी उन्होंने अपना हाथ मेरी कमर पर रखा और कहा कि मुझे शहर के सबसे महंगे पनीर वाले के पास ले चलो। इस वक्त उनकी उम्र महज 19 साल थी, लेकिन उनकी शख्सियत में एक ऐसा सहर था कि मैं अपने होश खो बैठा। मेरा कद 5.5 फीट था और मेरा जिस्म किसी हीरो से कम नहीं था। दाढ़ी और मूंछों के साथ मेरा चेहरा काफी पुरकशिश लगता था, और शायद इसीलिए खाला मुझसे बात करते हुए एक खास किस्म की मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाए रखती थी। मैं 12वीं पास था और गांव में कोई काम ना मिलने की वजह से यहाँ आया था, जहाँ अब्बा ने एक पुराना कागज थमाकर कहा था कि तुम्हारे चचा बड़े आदमी हैं, वो तुम्हारी मदद करेंगे। माँ ने मुझे खबरदार किया था, बड़े होते हैं और वहाँ एहतियात से रहना, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और था। चचा का घर इतना बड़ा और पुरतय्यश था कि मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, और जब मैंने पहली बार चचा को देखा तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया और अफसोस किया कि तुम्हारे बाप ने मेरी पेशकश ठुकरा दी, वरना आज वो भी मेरी तरह करोड़पति होते। मैंने चचा की बातें सुनकर दिल में सोचा कि काश अब्बा ने इनकी बात मान ली होती तो आज हमें यूं दरबदर ना होना पड़ता। चचा ने मुझे अपने पास रहने की पेशकश की और कहा कि जब तक मुस्तकिल नौकरी नहीं मिलती तुम घर के काम संभालो, लेकिन असल काम उनकी दूसरी बीवी यानी मेरी नई खाला का ख्याल रखना था, जिन्हें वो अपना प्यारा फरिश्ता कहते थे। मैंने देखा कि चचा की पहली बीवी घर के कोने में दबकी रहती थी, जबकि दूसरी बीवी पूरे घर पर राज कर रही थी। लोग कहते थे कि चचा ने दूसरी शादी करके अपनी पहली बीवी पर बड़ा जुल्म किया है, क्योंकि वो गरीब थी और खूबसूरत नहीं थी, लेकिन चचा अब दौलत के नशे में चोर थे और उन्हें सिर्फ हसन की चमक दिखाई देती थी। मुझे चचा ने नई गाड़ी की चाबियां भी दे दी और कहा कि खाला जहां जाना चाहे उन्हें लेकर जाओ। खाला को घूमने का बहुत शौक था और वो अक्सर रात गए तक बाहर रहना पसंद करती थी। जब भी हम गाड़ी में बाहर निकलते तो वो मुझसे ऐसी बातें करती जैसे मैं उनका नौकर नहीं बल्कि कोई खास दोस्त हूं। एक दिन जब चचा काम पर गए हुए थे तो खाला ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें गाड़ी चलाना आती है। मैंने जी कहा तो उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि चलो, मुझे मेरी माँ के घर ले चलो। वहां पहुंचकर उनकी माँ ने नई गाड़ी देखकर बहुत खुशी का इजहार किया और कहा कि चचा ने उनकी बेटी को वाकई मलका बनाकर रखा है। वापसी पर खाला ने बाजार जाने का प्रोग्राम बनाया और वहां पहुंचकर उन्होंने ढेर सारी शॉपिंग की बात ये थी कि वो मुझ पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करती थी, हालांकि वो सारी दौलत चचा की थी। मुझे उनकी ये कंजूसी बुरी लगी, लेकिन मैं खामोश रहा क्योंकि मैं यहाँ अपना मुस्तकबिल बनाने आया था, ना कि बहस करने। आहिस्ता आहिस्ता खाला मुझ पर भरोसा करने लगी और घर के माली हिसाब किताब में भी मुझे शामिल कर लिया। वो रात को चचा को हिसाब देती, लेकिन इसमें भी मुझसे कुछ चीजें छुपाने को कहती। मैंने उनका साथ दिया,
क्योंकि मैं उनकी नज़रों में अच्छा बनना चाहता था। एक दिन उन्होंने मुझे बहुत महंगे कपड़े दिलवाए और कहा कि तुम मेरे साथ होते हो तो तुम्हें अच्छा नजर आना चाहिए, वरना लोग क्या कहेंगे कि मैडम खुद इतनी बन ठन कर रहती है और उनका ड्राइवर इतना खस्ता हाल है। इन कपड़ों का बिल हजारों में था, लेकिन खाला ने मुझसे कहा कि चचा को इससे दोगुनी कीमत बताना, क्योंकि उन्हें अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। मैंने उनकी मजबूरी समझकर हाँ कर दी और इस दिन से खाला मुझ पर मजीद मेहरबान हो गई और मेरा कमरा भी क्वार्टर से निकालकर घर के अंदर शिफ्ट करवा दिया गया। मैं अब उनकी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुका था और वो अक्सर मुझे अपने कमरे में बुलाकर अपने जेवरात दिखाती और मशवरे मांगती। एक बार उन्होंने मुझसे अपना हार पहनाने को कहा तो मेरी घबराहट देखकर वो हंसने लगी और कहा कि तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे मैं कोई भूत हूं। उनकी इस बेबाकी और हुस्न ने मुझे एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया था जहां से वापसी बहुत मुश्किल थी, और मैं नादानिस्तगी में एक ऐसी साजिश का मेहरा बन रहा था जिसका अंजाम बहुत भयानक होने वाला था। चचा को लग रहा था कि मैं उनकी अमानत की हिफाजत कर रहा हूं, जबकि मैं इस अमानत के सहर में गिरफ्तार होकर अपनी अक्ल खो चुका था। चचा ने जब मेरे हाथ में नई चमचमाती गाड़ी की चाबियां थमाई तो मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा, क्योंकि एक गांव के लड़के के लिए शहर में ऐसी आसाइश मिलना किसी ख्वाब से कम न था। लेकिन इस सहूलत के साथ ही मेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थीं और अब मेरा ज्यादातर वक्त अपनी नई खाला के साथ गुजरने लगा था, जिनकी खूबसूरती और बेबाक लहजे ने मुझे पहले ही एक अजीब सी कशमकश में मुब्तला कर रखा था। चचा अपने कारोबार में इतने मसरूफ रहते थे कि उन्हें घर की खबर ही ना होती थी, और उन्होंने वाज़े अल्फाज में कह दिया था कि सलीम बेटा, तुम्हारी खाला को जहां भी जाना हो, चाहे वो आधी रात का वक्त ही क्यों न हो, तुमने कभी इनकार नहीं करना और उन्हें बहिफाजत लेकर जाना है। खाला को घूमने फिरने और खरीदारी का जुनून हद तक शौक था, और वो अक्सर मुझे तैयार होकर बुलाते तो उनके लिबास की चमक और खुशबू से मेरा सर चकरा जाता था। वो गाड़ी की अगली सीट पर मेरे बराबर बैठती और सफ़र के दौरान अपनी जिंदगी की ऐसी बातें शेयर करती जो आम तौर पर किसी मुलाजिम से नहीं की जाती, लेकिन वो मुझे अपना रिश्तेदार और हम उम्र होने की वजह से एक ख़ास अहमियत देती थी। एक रोज़ जब हम उनके मैके गए तो उनकी वालिदा और भाई ने जिस तरह गाड़ी और खाला के ठाट बाट को देखा, इससे मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि ये पूरा ख़ानदान ही दौलत का पुजारी है और उनके लिए चचा की हैसियत महज एक एटीएम मशीन से ज़्यादा कुछ नहीं है। वापसी पर खाला ने बाजार जाने की जिद की और वहां जाकर उन्होंने महंगे ब्रांड से इतनी शॉपिंग की कि गाड़ी की पिछली सीट पैकेटों से भर गई। मैं हैरान था कि वो अपने ऊपर तो लाखों खर्च कर रही थी, लेकिन मेरे लिए एक बोतल तक मंगवाना उन्हें गवारा न था। इनकी इस कंजूसी ने मेरे दिल में एक सवाल पैदा किया कि क्या वाकई वो चचा से मोहब्बत करती है, महज एक दिखावा है। ताहम जब हम घर पहुंचते तो वो चचा के सामने इतनी मासूम बन जाती कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये वही औरत है जो बाहर जाकर बदल जाती है। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुझे अपने माली मामलात में राजदार बनाना शुरू कर दिया, और एक दिन जब हम एक बहुत बड़े ब्यूटीक पर गए तो उन्होंने दुकानदार से कहा कि इस लड़के के लिए बेहतरीन सूट निकाले जाए। मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो सूट इतने महंगे थे कि मेरी कई महीनों की तनख्वाह भी उनके बराबर न थी। जब मैंने एहतराज करना चाहा तो उन्होंने मुझे गुस्से से खामोश करवा दिया और कहा कि जब तुम मेरे साथ होते हो तो तुम्हारा हलिया भी मेरी शान के मुताबिक होना चाहिए, वरना लोग समझेंगे कि मैं किसी नौकर के साथ घूम रही हूं। इस खरीदारी के बाद उन्होंने मुझे एक नई चाल सिखाई और कहा कि सलीम देखो, इन कपड़ों का असल बिल 4000 है, लेकिन तुमने चचा को बताना है कि ये 40,000 के हैं। जब मैंने घबराकर वजह पूछी तो उन्होंने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा कि मेरी वालिदा बहुत बीमार है और चचा मुझे अब मजीद पैसे नहीं दे रहे, इसलिए मुझे ये झूठ बोलना पड़ रहा है। मैं उनकी अदाकारी और हुस्न के जाल में ऐसा फंसा कि मैंने सच्चाई छुपाने का अहद कर लिया।
इस वाक़े ने हमारे दरमियान एक ऐसी दीवार गिरा दी जो एक मालकिन और मुलाजिम के दरमियान होनी चाहिए थी। और अब वो मुझे अपने कमरे में बुलाकर घंटों बातें करती, कभी अपने बाल बनवाने में मेरी राय मांगती तो कभी अपने जेवरात की तरतीब दुरुस्त करवाती। चचा ये सब देखकर खुश होते थे कि मैं उनकी बीवी का इतना ख्याल रख रहा हूँ, और उन्होंने मेरा कमरा भी बाहर से हटाकर घर के अंदर करवा दिया ताकि मैं हर वक्त खाला की खिदमत के लिए मौजूद रहूं। मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि मैं इस घर का महज एक मुलाजिम नहीं बल्कि एक अहम हिस्सा बन चुका हूँ। पर मैं अपना ईमान बेचने को तैयार था। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये एतमाद दरअसल इस गहरी खाई की तरफ पहला कदम है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं मिलने वाला था। और वो सादगी जो मैं गांव से लेकर आया था वो इस शहर की चमक दमक में कहीं खो चुकी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ चचा का मुझ पर भरोसा और खाला की मुझसे कुर्बत इस हद तक बढ़ गई थी कि अब घर के बड़े फैसले भी मेरी मौजूदगी में होने लगे थे। चचा को अपनी दूसरी बीवी की हर बात पर इतना अंधा यकीन था कि वो उनकी फरमाइश को टालना गुनाह समझते थे, और इधर खाला ने अपनी मासूमियत और हुस्न के सहर में मुझे इस तरह जकड़ लिया था कि मुझे उनकी हर बुराई अच्छाई लगने लगी थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, खाला ने मुझे अपने मखसूस अंदाज में इशारा करके अपने कमरे में बुलाया। मैं जब वहां पहुंचा तो वो आईने के सामने बैठी अपने बालों को संवार रही थी, और उनके चेहरे पर एक ऐसी बेचैनी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने मेरी तरफ देखे बगैर एक रेशमी डिब्बी से एक छोटा सा हार निकाला और कहा कि सलीम, ये हार देखो कितना मामूली और पुराना लगता है। मेरी एक बहुत करीबी सहेली की शादी है और मैं वहां ये हतीफ सा जेवर पहनकर नहीं जा सकती, वरना मेरी तजलील होगी। मैंने जब उनसे कहा कि आपके पास तो पहले ही बहुत से जेवरात हैं, तो उनकी आंखों में मसनूई आंसू आ गए और वो कहने लगी कि चचा अब मुझसे वो मोहब्बत नहीं करते जो पहले थी। वो मुझे नया सेट नहीं दिलवा रहे। अगर तुम मेरी सिफारिश करो और उन्हें कहो कि तुम्हारी खाला इस हार की वजह से बहुत उदास है तो शायद वो मान जाए। सलीम, तुम तो जानते हो कि चचा तुम्हारी बात कभी नहीं टालते क्योंकि तुम उनके खून हो। मैं उनकी इस जज्बाती गुफ्तगू के सामने बेबस हो गया और मैंने वादा कर लिया कि मैं चचा से बात करूंगा। रात को जब चचा घर आए तो मैंने मौका पाकर खाला की उदासी का जिक्र किया और उन्हें यकीन दिलाया कि खाला का दिल बहुत छोटा हो रहा है। चचा, जो पहले ही अपनी दूसरी बीवी के दीवाने थे, उन्होंने फौरन हामी भर ली और अगली सुबह मुझे मोटरसाइकिल की चाबी देते हुए कहा कि बेटा, आज गाड़ी खराब है, इसलिए तुम अपनी खाला को बाइक पर ही सुनार के पास ले जाओ और जो वो पसंद करे उन्हें दिलवा दो। मैंने चाबी ली और खाला को बाइक पर बिठाकर शहर के सबसे बड़े सराफा बाजार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में खाला ने मेरा शुक्रिया अदा किया और उनका लहजा इतना नरम था कि मुझे लगा मैंने दुनिया का सबसे बड़ा नेकी का काम कर दिया है। जब हम सुनार की दुकान पर पहुंचे तो वहां की चमक दमक ने मेरी आंखों को खीरा कर दिया। सुनार ने जब देखा कि एक इंतहाई खूबसूरत खातून एक नौजवान के साथ आई है तो उसने हमें वीआईपी प्रोटोकॉल दिया। साला ने एक के बाद एक कीमती सेट देखना शुरू किए और आखिरकार 18 लाख रुपए के एक इंतहाई नफीस और भारी सेट पर उनकी नज़र ठहर गई। मैं ये रकम सुनकर उछल पड़ा क्योंकि चचा ने मुझे जो रकम दी थी वो उसके मुकाबले में बहुत कम थी। लेकिन खाला ने दुकानदार से बड़े एतमाद से कहा कि आप ये सेट पैक करें, मेरा भतीजा यहाँ बैठा है। मैं अभी अपनी गाड़ी में बाहर अपनी वालदा को ये डिज़ाइन दिखाकर आती हूँ ताकि उनकी तसल्ली हो जाए। सुनार ने जब देखा कि मैं वहां इत्मीनान से बैठा हूँ तो उसने बगैर किसी शक के सेट उनके हवाले कर दिया। खाला ने जाते जाते मुझे एक बोतल मंगवा कर दी
और कहा कि सलीम, तुम ये पियो, मैं बस अभी आई। मैं बोतल पीने में मगन हो गया और दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि चचा कितने सखी हैं। लेकिन मिनटों का सफर घंटों में बदल गया और खाला वापस न आई। सुनार की पेशानी पर पसीना आने लगा और जब उसने मुझसे पूछा कि मैडम कहाँ रह गई, तो मैंने बाहर जाकर देखा। वहां न बाइक थी और न खाला। मेरा दिल डूबने लगा। अचानक मुझे वो बात याद आई कि हम तो बाइक पर आए थे, तो खाला ने सुनार से गाड़ी का झूठ क्यों बोला। वो बिजली का झटका था जिसने मेरे होश उड़ा दिए। मैं भागकर बाहर निकला, लेकिन वहां सिर्फ हुजूम था। खाला वो 18 लाख का सीट लेकर गायब हो चुकी थी और मुझे इस गुनाह की दिलदल में तन्हा छोड़ गई थी, जिसकी सजा अब मुझे भुगतनी थी। सुनार ने जब देखा कि मैं भागने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसने अपने मुलाजिमीन के साथ मिलकर मुझे दबोच लिया और शोर मचा दिया कि ये लड़का और वो औरत मिलकर डकैती करके भागे हैं। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सियाह तरीन लम्हा था, जब मुझे एहसास हुआ कि जिसे मैं फरिश्ता समझ रहा था, वो दरअसल एक मक्कार लोमड़ी थी, जिसने मुझे मेहरा बनाकर चचा की उम्र भर की कमाई लूट ली थी। जब सिनार ने मेरा गिरेबान पकड़ा और बाजार के लोगों ने मुझे घेर लिया, तो मुझे महसूस हुआ जैसे जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, क्योंकि मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि जो औरत अभी चंद लम्हे पहले मेरे साथ बाइक पर बैठकर हंसती मुस्कुराती बातें कर रही थी, वो इतनी बड़ी धोखाबाज कैसे हो सकती है। लोगों ने मुझे चोर और डाकू के अलकाबात से नवाजना शुरू कर दिया और सिनार ने फौरन पुलिस को फोन कर दिया, जिसके बाद थाने की गाड़ी सायरन बजाती हुई दुकान के सामने आ रुकी। पुलिस वालों ने बगैर मेरी बात सुने मुझे बालों से पकड़ा और घसीटते हुए गाड़ी में डाल दिया। थाने पहुंचते ही मुझे एक ऐसे अंधेरे कमरे में फेंक दिया गया, जहां की दीवारें मजलूमों की चीखों से भरी हुई थी। इंस्पेक्टर ने अपनी भारी आवाज में मुझसे पूछा कि वो औरत कहाँ है और माल कहाँ छुपाया है। मैंने रो रो कर उन्हें बताया कि वो मेरी चच्ची थीं और मैं उनका सिर्फ एक खादिम और रिश्तेदार हूं। लेकिन पुलिस वालों को मेरी बातों पर जरा भी यकीन न आया और उन्होंने मुझ पर तशद्दुद शुरू कर दिया। वो थप्पड़, लाते और बेलेट की ज़रबें मेरे जिस्म पर नहीं, बल्कि मेरी उस मासूमियत पर लग रही थी जो मैं गांव से लेकर आया था। मुझे बार बार खाला का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ रहा था, और अब वो मुस्कुराहट मुझे किसी चुड़ैल के कहकहे की तरह सुनाई दे रही थी। मेरे जहन में ये सवाल बार बार उठ रहा था कि क्या चचा को इस सब का इल्म था, या वो भी इस साजिश का शिकार हुए हैं। कई घंटों के बदतरीन तशद्दुद के बाद जब मैं बेहोश होने वाला था, तो अचानक चचा थाने में दाखिल हुए। उनका चेहरा उतरा हुआ था और उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो हमेशा रहती थी। उन्होंने पुलिस वालों से बात की और कुछ कागजात पर दस्तखत किए, जिसके बाद मुझे हवालात से निकाला गया। चचा मुझे सहारा देकर गाड़ी तक ले आए, लेकिन पूरी राह उन्होंने मुझसे एक लफ्ज भी नहीं कहा। घर पहुंचकर जब मैंने हिम्मत जमा करके पूछा कि चचा खाला कहाँ है, तो उन्होंने एक सर्द आह भरी और बताया कि वो न सिर्फ जेवरात लेकर भागी है, बल्कि घर के लाकर में पड़े हुए कीमती कागजात और लाखों की नकद रकम भी साथ ले अड़ी है। चचा ने इंकशाफ किया कि उसे अब मालूम हुआ है कि इस औरत ने सिर्फ दौलत की खातिर इससे शादी का ड्रामा किया था, और वो काफी अरसे से इस फरार की मंसूबाबंदी कर रही थी, जिसमें इसने मुझे एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि सुनार को शक न हो। मुझे अपनी हमाकत पर रोना आ रहा था कि मैंने एक ऐसी औरत की खातिर अपने चचा का एतमाद ठेस पहुंचाया जो सिर्फ एक शिकारी थी। चचा ने बताया कि सुनार को रकम की अदायगी का वादा करके उन्होंने मेरी जान छुड़वाई है, लेकिन अब वो खुद भी कंगाल हो चुके हैं। इस रात मैं अपने कमरे में लेटा रहा और अपने उन जख्मों को देखता रहा जो इस बेवफाई ने मेरे रूह पर लगाए थे। मुझे शहर की इस रंगीन दुनिया से नफरत होने लगी, जहां खूबसूरत चेहरों के पीछे इतनी गलाजत छुपी होती है, और मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं यहाँ एक लम्हा भी नहीं गुजारूंगा।
کیونکہ میری خودداری اب مجھے اس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی جہاں میری وجہ سے اتنی بڑی تباہی آئی تھی۔ خالہ کے فرار اور تھانے کی اس ذلت آمیز رات نے میری روح کو اس قدر چھلنی کر دیا تھا کہ اب مجھے چچا کے اس عالیشان بنگلے کے در و دیوار بھی کسی قید خانے کی طرح لگنے لگے تھے۔ ہر وہ کمرہ جہاں میں نے خالہ کی جھوٹی باتوں پر یقین کیا تھا، اور ہر وہ راستہ جہاں میں نے ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے گاڑی دوڑائی تھی، اب مجھے کاپنے کو دوڑتا تھا۔ چچا اگرچہ میرے ساتھ نرمی سے پیش آ رہے تھے اور انہوں نے ایک بار بھی مجھے اس نقصان کا براہ راست ذمہ دار نہیں ٹھہرایا تھا، لیکن ان کی اداس آنکھیں اور ان کے گرتے ہوئے آنسو میرے ضمیر پر کسی بوجھ کی طرح سوار تھے۔ میں جب بھی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا تو مجھے تھانے کے وہ تشدد زدہ نشانات اور اپنی وہ بے وقوفی یاد آتی جس کی وجہ سے میرے محسن چچا آج ایک ایک پائی کے محتاج ہو گئے تھے۔ چچا نے بتایا کہ سنار نے ان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا ہے اور اب انہیں اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ بیچ کر اس نقصان کا ازالہ کرنا ہوگا۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک ایسی ٹیس اٹھی کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میرا یہاں رہنا اب کسی طور درست نہیں ہے، کیونکہ میں جتنی دیر ان کے سامنے رہوں گا انہیں وہ دھوکہ یاد آتا رہے گا۔ چنانچہ ایک صبح جب سورج کی پہلی کرن نے اس اداس گھر پر دستک دی تو میں نے اپنا مختصر سا سامان ایک پرانے تھیلے میں ڈالا اور بغیر کسی کو بتائے چپ چاپ اس محل نما قید خانے سے باہر نکل گیا۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں بس کا آرام دہ سفر کر سکتا، اس لیے میں نے پیدل اور ٹوٹے پھوٹے ٹرکوں پر سوار ہو کر اپنے گاؤں کی راہ لی۔ شہر کی وہ چکا چوند جس نے کبھی میری آنکھوں کو خیرہ کیا تھا اب مجھے کسی کالے ناگ کی طرح زہریلی لگ رہی تھی۔ جب میں کئی دنوں کی مسافت کے بعد اپنے گاؤں پہنچا اور اپنے کچے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو ماں نے میرے حلیے اور میرے چہرے کے زخموں کو دیکھ کر چیخ ماری۔ ابا جو ہمیشہ میری کامیابی کے خواب دیکھتے تھے وہ میری اس حالت کو دیکھ کر خاموش ہو گئے، لیکن ان کی خاموشی میں ہزاروں سوال تھے۔ میں نے ہمت کر کے انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ کس طرح چچا کی نئی بیوی نے مجھے مہرا بنایا اور کس طرح میں نے ان کی دولت لٹوائی۔ ابا نے ایک لمبی آہ بھری اور کہا کہ بیٹا، میں اسی لیے تمہیں شہر نہیں بھیجنا چاہتا تھا کیونکہ وہاں کے لوگ رشتوں سے زیادہ ریشم اور روپ کو اہمیت دیتے ہیں۔ گاؤں کی اس خاموشی اور کھیتوں کی ہریالی نے مجھے وہ سکون ملنے لگا جو شہر کے کروڑوں روپے میں بھی میسر نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ کھیتوں میں کام کرنا شروع کر دیا اور مٹی کے ساتھ مٹی ہو کر اپنی اس خطا کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی جو میں نے نادانی میں کی تھی، لیکن میرے دل کے ایک کونے میں ہمیشہ یہ خلش باقی رہی کہ چچا نہ جانے اب کس حال میں ہوں گے اور کیا وہ سنار کے اس بوجھ سے آزاد ہو پائے ہوں گے یا نہیں۔ میں نے قسم کھائی کہ اگر زندگی نے کبھی دوبارہ موقع دیا تو میں اپنی محنت سے اس نقصان کی پائی پائی چکا دوں گا جو میری وجہ سے میرے چچا کو پہنچا۔ گاؤں کے لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ تم شہر سے اتنی جلدی کیوں واپس آ گئے، لیکن میرے پاس صرف ایک خاموش نگاہ ہوتی تھی جو آسمان کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ یہ باب میری زندگی کا وہ حصہ تھا جہاں میں نے سیکھا کہ زندگی میں سب سے بڑی دولت پیسہ نہیں بلکہ وہ بصیرت ہے
जो आपको सच्चे और झूठे चेहरों में तमीज सिखाती है। गांव की पुरसुकून फजा में रहते हुए भी मेरा दिल कभी मुतमईन नहीं हुआ, क्योंकि शहर से आने वाली खबरें मुसलसल मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही थीं। मुझे मालूम हुआ कि मेरे जाने के बाद चचा की जिंदगी एक डरावना ख्वाब बन चुकी है, और वो औरत जिसने चचा के घर को उजाड़ा था, वो ऐसी गायब हुई कि पुलिस का पूरा निजाम भी उसे ढूंढने में नाकाम रहा। सुनार ने अपने नुकसान का बदला लेने के लिए चचा पर अदालत में केस कर दिया था, और अब मेरे ज़ईफ चचा को हर हफ्ते अदालत की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं, जहां वकला की भारी फीसें और तारीख पर तारीख के चक्कर ने उनकी कमर तोड़ कर रखती थी। वो चचा जो कभी शहर के नामवर ताजरों में शुमार होते थे, अब उनका कारोबार तेजी से ज़वाल की तरफ जा रहा था, क्योंकि उनकी तमाम तर तवज्जो और जमा पूंजी इस मुकदमे और इस धोखेबाज औरत की तलाश में सर्फ हो रही थी। मैं गांव में रहकर भी खुद को एक मुजरिम महसूस करता था, क्योंकि जब भी मैं आंखें बंद करता तो मुझे चचा का वो गिरता हुआ आंसू याद आता जो उन्होंने थाने से रहा करवाते वक्त जब्त किया था। अब्बा ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की कि जो हुआ वो तकदीर का लिखा था, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ता रहा कि अगर मैं इस दिन उसकी बोतल पीने की बजाय होशियार रहता तो आज मेरे मोहसिन इस हाल में न होते। मुझे ये भी मालूम हुआ कि चचा की पहली बीवी, जो हमेशा खामोश रहती थी, इस कड़े वक्त में वो उनकी वाहिद ढाल बनकर सामने आई, और उसने अपने रहे सहे जेवरात भी चचा के कदमों में ढेर कर दिए ताकि वो सुनार का कर्ज उतार सके। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि जिसे चचा ने हकीर समझा वही उनकी असल ताकत निकली, और जिसे प्यारा फरिश्ता समझा वो शैतान की कारिंदा निकली। इधर पुलिस ने भी तफ्तीश के नाम पर चचा को बहुत हरासा किया, क्योंकि उन्हें शक था कि शायद चचा ने खुद ही इंश्योरेंस या किसी और लालच में ये ड्रामा रचाया हो। इन सब खबरों ने मुझे इस कदर बेचैन कर दिया कि मैंने फैसला किया कि अब मैं घर में हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। मैंने गांव में छोटी मोटी मजदूरी के साथ साथ चचा को खतूत लिखने शुरू किए, जिनमें अपनी निदामत का इजहार किया, लेकिन चचा की तरफ से कोई जवाब न आया, जिससे मुझे लगा कि शायद वो अब मुझसे शदीद नफरत करते हैं। हकीकत तो ये थी कि चचा इस वक्त अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रहे थे, जहां एक तरफ उनकी साख दाव पर लगी थी और दूसरी तरफ वो सनार जो एक जालिम दरिंदे की तरह उनका खून चूस रहा था। मैंने दूर बैठे ही सही मगर ये दुआ मांगना शुरू कर दी कि किसी तरह इस औरत का सुराग मिल जाए या चचा को इस मुसीबत से निजात मिले। लेकिन शहर के वो कानून और अदालतें किसी गरीब या मजबूर की नहीं, बल्कि सिर्फ सबूतों की जबान समझते थे, और सबूत सारे के सारे चचा के खिलाफ जा रहे थे, क्योंकि वो सनार की दुकान पर मुझे छोड़कर गई थी और मैं उनका सगा भतीजा था। ये बाब मेरी बेबसी और चचा की बर्बादी की एक ऐसी दास्तान है जिसने मुझे रातों की नींद से महरूम कर दिया, और मैं हर लम्हा इस इंतजार में रहने लगा कि कब मुझे अपनी इस गलती का इजाला करने का मौका मिलेगा। वक्त का पहिया घूमता रहा और गांव में रहते हुए मुझे कई माह गुजर गए थे, लेकिन मेरा दिल अब भी शहर की उन गलियों में भटक रहा था जहां मेरी वजह से एक हंसता हुआ घर उजड़ गया था। एक रोज अचानक गांव के डाकिया ने मेरे हाथ में एक लिफाफा थमाया, जिस पर चचा के लरसते हुए हथों की तहरीर साफ पहचानी जा रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे, और जब मैंने वो खत खोला तो उसमें गुस्सा या नफरत नहीं, बल्कि एक टूटे हुए इंसान की इल्तिजा थी। चचा ने लिखा था कि सलीम बेटा, अदालतों के चक्करों और सुनार की दुश्मनी ने मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया है।
कारोबार तबाह हो चुका है और अब मेरे पास कोई ऐसा सहारा नहीं जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये अल्फाज पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब रवां हो गया और मेरा सारा पछतावा एक नए अज़्म में बदल गया कि अब चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं अपने चच्चा को इस दलदल से निकाल कर रहूंगा। अब्बा और माँ पहले तो मुझे दोबारा शहर भेजने पर राजी ना थे, क्योंकि उन्हें डर था कि वो मक्कार औरत या पुलिस दोबारा मुझे किसी मुसीबत में न डाल दे। लेकिन जब मैंने उन्हें चच्चा की हालत ज़ार बताई तो अब्बा ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और कहा कि जाओ बेटे, जिस खून ने तुम्हें पुकारा है उसका हक अदा करना ही तुम्हारी असल मर्दानगी है। मैंने इसी रात अपना मुख्तसर सा सामान बांधा और अली सुबह शहर की बस में सवार हो गया। जब मैं दोबारा इस बंगले के सामने पहुंचा तो वो रौनकें खत्म हो चुकी थी। गेट पर कोई चौकीदार नहीं था और बागीचे के पौधे मुरझा चुके थे। चचा जब बाहर आए तो उनका झुका हुआ कद और सफ़ेद बाल देखकर मेरा कलेजा मन को आ गया। वो करोड़पति इंसान अब एक आम से मकान में मुंतकिल होने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि उसने सुनार की रकम अदा करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया और वो लम्हा ऐसा था जैसे एक बाप को अपना गुमशुदा बेटा मिल गया हो। मैंने इसी दिन से कमर कस ली और चचा के कारोबार की बची खची फाइलों को संभालना शुरू किया। मैंने देखा कि चचा के पुराने मुलाजमीन भी उन्हें छोड़कर जा चुके थे और वो तन्हा उस बड़ी दुनिया से लड़ रहे थे। मैंने अहद किया कि मैं दिन रात एक कर दूंगा और एक एक पाई का हिसाब करूंगा, ताकि चचा का खोया हुआ मकाम वापस ला सकूं। हमने मिलकर सुनार से दोबारा बातचीत शुरू की और उसे यकीन दिलाया कि हम भागने वाले नहीं बल्कि उसका हक अदा करने वाले लोग हैं। इस दौरान मुझे महसूस हुआ कि शहर की इस बेरहम जिंदगी में वफादारी ही वो वाहिद चीज़ है जो इंसान को दोबारा जिंदा कर सकती है। और मैं अब वो पुराना सलीम नहीं रहा था जो बातों में आ जाए, बल्कि अब मेरे अंदर एक ऐसी आग थी जो किसी भी रुकावट को जलाने के लिए काफ़ी थी। ये बाब मेरी जिंदगी की जद्दोजहद का एक नया मोड़ था, जहां मुझे अपनी मासूमियत को दानाई में बदलना था, ताकि मैं चचा की डूबती हुई नाव को पार लगा सकूं। शहर वापसी के बाद मैंने अपनी जिंदगी का एक ही मकसद बना लिया था कि चचा के तबाह हाल कारोबार को दोबारा पैरों पर खड़ा करना है, और इसके लिए मैंने दिन और रात के फर्क को मिटा दिया। मैं सुबह सादिक उठता और चचा के पुराने दफ्तर में जाकर उन फाइलों का मुताला करता जिन्हें गर्दो गुबार ने अपनी लपेट में ले रखा था। मुझे एहसास हुआ कि चचा का असल मसला सिर्फ वो 18 लाख का सेट नहीं था, बल्कि इस वाक़े के बाद मार्केट में उनकी साख इतनी खराब हो गई थी कि कोई भी ताजिर उनके साथ लेन देन करने को तैयार ना था। मैंने चचा से कहा कि अब हमें नौकर बनकर नहीं बल्कि एक नई सोच के साथ मैदान में उतरना होगा, और मैंने खुद को मुकम्मल तौर पर कारोबार के लिए वक्फ कर दिया। मैंने शहर की मंडियों के चक्कर लगाए, उन लोगों से मुलाकातें की जो कभी चचा के इशारों पर काम करते थे लेकिन अब आंखें फेर चुके थे। मेरी अनथक मेहनत और सच्चाई देखकर कुछ पुराने ताजरों का दिल पसीज गया और उन्होंने हमें छोटे पैमाने पर माल फराहम करना शुरू कर दिया। चचा जो पहले बिल्कुल हिम्मत हार चुके थे, मेरी इस लगन को देखकर दोबारा फ़आल होने लगे और उनके चेहरे पर जिंदगी की रमक वापस आने लगी। मैंने सिर्फ कारोबार ही नहीं संभाला बल्कि अदालत में सनार के साथ जारी मुकदमे की पैरवी भी खुद शुरू कर दी। मैंने एक एक सबूत जमा किया और अदालत को यह बावर करवाया कि हम खुद इस फ्रॉड का शिकार हुए हैं और हमारी नीयत कभी बददियानती की नहीं थी। सनार जो पहले हमें जेल भेजने पर तुला हुआ था, अब हमारी ईमानदारी देखकर थोड़ा नरम पड़ने लगा, क्योंकि मैंने उसे माहाना एक साथ में रकम की वापसी का एक ठोस मंसूबा पेश किया था। इस दौरान चचा की पहली बीवी ने भी पसे पर्दा रहकर हमारी बहुत हिम्मत बंधाई और घर के अखराजात को इतना महदूद कर दिया कि हम अपनी बचत का ज्यादातर हिस्सा
कारोबार में लगाने में कामयाब हो गए। मैं अब वो नाद इन सलीम नहीं था जो किसी की बातों में आकर बोतल पीने बैठ जाता, बल्कि अब मैं हर सौदे पर इकाब जैसी नजर रखता था और एक एक पैसे का हिसाब खुद करता था। चचा अक्सर मुझे काम करते देखकर जज्बाती हो जाते और कहते कि सलीम, अगर तुम न होते तो शायद मैं अब तक सड़क पर आ चुका होता। लेकिन मैं उन्हें यही कहता कि यह सब मेरी इस गलती का कफारा है जो मैंने नादानी में की थी। कारोबार में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आने लगी और चचा के वो पुराने गाहक जो दूसरी जगहों पर मुंतकिल हो गए थे, वो हमारी क्वालिटी और सच्चाई देखकर वापस आने लगे। ये बाब मेरी जिंदगी की इस अजीम जद्दोजहद की दास्तान है, जहां मैंने साबित किया कि अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे और मेहनत को अपना शियार बना ले तो वो हारी हुई बाजी भी जीत सकता है। मुझे अब किसी खूबसूरत चेहरे का सहर मुतासर नहीं करता था, बल्कि मुझे सिर्फ चचा की वो मुस्कुराहट अजीज थी जो हमारी छोटी छोटी कामयाबियों पर उनके लबों पर आती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरी और चचा की मुश्तरका मेहनत रंग लाने लगी और कारोबार में वो बरकत आई जिसकी हमने तमन्ना की थी। मैंने चचा के पुराने तजुर्बे और अपनी नई सोच को मिलाकर एक ऐसा कारोबारी निज़ाम वज़ा किया जिसने मार्केट में धूम मचा दी, और वो लोग जो कभी हमें हकारत से देखते थे अब दोबारा चचा के साथ हाथ मिलाने के लिए कतारों में खड़े नजर आने लगे। हमारी ईमानदारी की शोहरत जब दूर दूर तक फैली तो वो सुनार जो कभी हमारी बर्बादी का ख्वाहिशमंद था, खुद एक दिन हमारे दफ्तर आया और उसने एतराफ़ किया कि उसने अपनी जिंदगी में इतने खुददार और उसूल परस्त लोग नहीं देखे। हमने उसे उसकी बाकी मानदा रकम एक ही किस्त में अदा कर दी, जिसके बाद उसने न सिर्फ अदालत से केस वापस ले लिया बल्कि चचा से अपनी सख्त रवैये की माफ़ी भी मांगी। ये वो लम्हा था जब चचा की आंखों में फख्र के आंसू थे और उन्होंने सबके सामने मेरा माथा चूमा और कहा कि सलीम, तुम सिर्फ मेरे भतीजे नहीं बल्कि मेरे खानदान की लाज हो। इसी दौरान हमें पुलिस के जरिए एक ऐसी खबर मिली जिसने हमारे दिलों को सुकून बख्श दिया। वो मक्कार खाला जो चचा की दौलत लूटकर भागी थी, उसे एक दूसरे शहर में एक बड़े फ्रॉड के दौरान रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया था। मालूम हुआ कि उसने किसी और अमीर शख्स को अपने हुस्न के जाल में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार कानून की गिरफ्त से ना बच सकी। चचा को जब पुलिस ने उसकी शनाख्त के लिए बुलाया तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया और कहा कि जिस औरत ने रिश्तों का तकद्दुस पामाल किया हो उसका चेहरा देखना भी गुनाह है। वो तमाम जेवात और कागजात जो वो लेकर अड़ी थी पुलिस ने बरामद कर लिए थे, लेकिन चचा ने वो सारी रकम और जेवात यतीम खानों और फलाही कामों के लिए वक्फ कर दिए, क्योंकि उनका मानना था कि इस दौलत के साथ बहुत सी तल्ख यादें और बद्दुआएं जड़ी हुई है। अब चचा का घर दोबारा रौनकों में से भर गया था, लेकिन इस बार इस घर में कोई दिखावा या झूठा हुस्न नहीं था, बल्कि मोहब्बत, सच्चाई और सुकून का राज था। चचा की पहली बीवी, जिन्हें हम सब ने मिलकर अब घर की असल मलिका का दर्जा दिया था, उनके चेहरे पर एक ऐसी इत्मीनान भरी मुस्कुराहट रहती थी जो सालों की महरूमी के बाद लौट कर आई थी। मैंने इस तमाम अरसे में ये सबक सीखा कि बुराई का अंजाम हमेशा भयानक होता है, चाहे वो कितनी ही खूबसूरत और परकशिश क्यों न लगे, जबकि सब्र और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ये बाब मेरी जिंदगी की फतह का वो संगे मेल था जहां मैंने ना सिर्फ अपने चचा का खोया हुआ मकाम बहाल किया बल्कि अपने ज़मीर की अदालत में भी सुरखरू हुआ। अब शहर की वही रोशनियां जो मुझे कभी खौफजदा करती थी, वो मुझे मेरी कामयाबी की गवाही देती महसूस होती थी, और मैं एक नए अज़्म के साथ मुस्तकबिल की तरफ देख रहा था। कारोबार के इस्तेहकाम और मक्कार खाला के इबरतनाक अंजाम के बाद हमारी जिंदगी में एक ऐसा ठहराव आ गया था जिसकी तमन्ना मैंने गांव की इन कच्ची सड़कों पर चलते हुए की थी। चचा अब मुकम्मल तौर पर मुझ पर इन्हिसार करने लगे थे और उन्होंने एक दिन तमाम कारोबारी शराकतदारों
اور شہر کے معززین کو ایک شاندار تقریب میں مدعو کیا، جہاں انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ اب سے سلیم صرف میرا بھتیجا نہیں بلکہ میرے تمام کاروبار کا تنہا وارث اور چیف ایگزیکٹو ہوگا۔ چچا نے جذباتی لہجے میں حاضرین کو بتایا کہ کس طرح میں نے ان کے زوال کے وقت ان کا ساتھ دیا اور کس طرح ایک بھٹکے ہوئے نوجوان سے ایک ذمہ دار انسان بن کر ان کی ڈوبتی ہوئی ساکھ کو بچایا۔ وہ لمحہ میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہ تھا، کیونکہ جس شہر میں کبھی میں ہتکڑیاں پہن کر ذلیل ہوا تھا، آج اسی شہر کے بڑے بڑے تاجر میرے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے اور میری محنت کی داد دے رہے تھے۔ میں نے اپنی اس نئی ذمہ داری کو پوری دیانتداری سے نبھانے کا عہد کیا اور چچا کے کاروبار کو بین الاقوامی سطح تک پھیلانے کے لیے دن رات ایک کر دیے۔ میں نے گاؤں سے اپنے والدین کو بھی شہر بلا لیا اور انہیں اسی بنگلے میں رکھا جہاں کبھی میں ایک نوکر بن کر آیا تھا۔ ابا کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کے لیے جو فخر تھا وہ میری زندگی کی سب سے بڑی کمائی تھی۔ چچا کی پہلی بیوی جو اب میرے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھی، انہوں نے گھر کو ایک ایسی جنت بنا دیا تھا جہاں اب کوئی سازش یا جھوٹ قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں نے اپنے تجربے سے سیکھا کہ دولت کی چکا چوند میں انسان اکثر اندھا ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس اپنوں کی سچی محبت اور دعا ہو تو وہ بڑی سے بڑی آزمائش سے نکل سکتا ہے۔ میں نے اپنے کاروبار میں ایسے اصول وضع کیے کہ کسی بھی ضرورت مند یا غریب ملازم کے ساتھ وہ ناانصافی نہ ہو جو کبھی میرے چچا کے ساتھ ہوئی تھی۔ گاڑی میں شہر کی سڑکوں سے گزرتا ہوں اور اس سنار کی دکان کے سامنے سے گزر ہوتا ہے تو مجھے وہ بوتل، وہ موٹر سائیکل کی چابی اور وہ مکار مسکراہٹ یاد آتی ہے جس نے میری زندگی کا رخ بدل دیا تھا۔ لیکن اب میرے دل میں کوئی نفرت نہیں تھی، بلکہ ایک اطمینان تھا کہ اللہ نے مجھے ٹھوکر دے کر سنبھالا اور مجھے اس مقام تک پہنچایا جہاں میں دوسروں کے کام آ سکوں۔ چچا اب گوشہ نشینی اختیار کر چکے تھے اور اپنی زندگی کے باقی ایام عبادت اور سکون سے گزار رہے تھے۔ وہ اکثر شام کو میرے پاس بیٹھتے اور ہم ان پرانے دنوں کو یاد کر کے ہنستے جب ہم نے ایک بہت بڑی قیمت چکا کر سچائی کا راستہ چنا تھا۔ یہ کہانی جو ایک چھوٹے سے گاؤں سے شروع ہوئی تھی اور شہر کے فریب سے گزرتی ہوئی کامیابی کی بلندیوں تک پہنچی تھی، اب ایک ایسی مثال بن چکی تھی جسے لوگ اپنی محنت اور لگن کے لیے مشعل راہ سمجھتے تھے۔ میں نے ثابت کر دیا کہ انسان کا ماضی اسے متعین نہیں کرتا، بلکہ اس کا حال اور اس کی نیت اس کے مستقبل کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ میری زندگی کا وہ آخری باب تھا جہاں میں نے نہ صرف اپنی تقدیر بدلی بلکہ اپنے پورے خاندان کو وہ عزت اور وقار واپس دلایا جس کے وہ حقدار تھے۔ اب میری آنکھوں میں خواب نہیں بلکہ حقیقتوں کی وہ چمک تھی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں تھی۔